कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे तमाम वीडियो अपडेट्स। अकेला जहाज़ जजीरे के मगरबी साहिल पर खड़ा था। सुबह हो गई तो मारिया उठकर जहाज़ के अर्शे पर आ गई। उसने देखा जजीरे पर सूरज की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। अंबर और नाग अभी तक नहीं आए थे। साहिल वीरान वीरान था। जहाज़ के आसपास घने दरख्त थे। यह जहाज़ एक खाड़ी में खड़ा था जो जजीरे के घने जंगल के अंदर चले गई थी। कुछ देर मारिया जहाज़ के ऊपर खड़ी रही, फिर उसने नीचे आकर नाश्ता किया और अर्शे पर खड़ी होकर दोबारा जजीरे का नज़ारा करने लगी। उसे मालूम था कि नाग और अंबर जिस काम पर गए हैं उस काम के पूरा होने में एक दिन और लग जाएगा। इसका मतलब ये था कि उसे एक दिन और एक रात और जहाज़ पर अकेला रहना होगा। इस जहाज़ पर अकेला रहने में कोई डर नहीं लगता था, इसलिए कि वो खुद तो किसी को नज़र नहीं आती थी मगर वो सबको देख सकती थी। जहाज़ खाली था, इस पर कोई भी दूसरा शख्स सवार नहीं था। मारिया ने अर्शे पर कलीन बिछाया और लेट गई। दूसरी तरफ अंबर और नाग झोंपड़ी के बाहर जाग चुके थे। झोंपड़ी के अंदर बूढ़ा मुल्ला अभी तक सो रहा था। अंबर ने नाग से कहा कि उन्हें झोंपड़ी में चलकर बूढ़े मुल्ला को जगाना चाहिए ताकि शकुंतला के बारे में सुराग रसानी का काम शुरू किया जा सके। नाग उठकर झोंपड़ी के पास आ गया और उसने मुल्ला को आहिस्ता से हिला कर जगाया। मुल्ला ने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी और कहा, कौन है? नाग ने कहा, हम हैं बाबा, क्या उठोगे नहीं? हमें भूख लगी है। मुल्ला बूढ़ा उठकर बैठ गया और बोला, दिन चढ़ आया? अच्छा, मैं तुम्हें खाने को जंगली फल देता हूँ। और बूढ़े मुल्ला ने एक टोकरी में से कुछ नारियल निकाले और उन्हें लेकर बाहर अंबर के पास आ गया। यहाँ बैठकर उन्होंने नारियल तोड़कर उनका पानी पिया और गोदा खाकर नाश्ता किया। अंबर ने मुल्ला से कहा कि वो इन्हें लेकर स्मगलरों के बादशाह मोशे के पास किस वक्त जाएगा। मुल्ला बोला, मेरी तरफ से कोई देर नहीं है, बेशक अभी चलो। और मुल्ला उसी वक्त अंबर और नाग को लेकर स्मगलरों के बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। अंबर और नाग बिगी बिली बने उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मुल्ला ने उन्हें समझा दिया था कि वो स्मगलरों के बादशाह के पास जाकर बड़े अदब से बात करें और उसे यही कहें कि वो इसकी खिदमत करना चाहते हैं। अंबर और नाग ने बूढ़े मुल्ला को यकीन दिलाया था कि ऐसा ही होगा। जजीरे के जंगली पथरीले और रेतीले रास्तों पर से होते हुए वो मुल्ला के साथ पाम और नारियल के दरख्तों में गिरे हुए एक खूबसूरत और छोटे महल के सामने आ गए। मुल्ला ने उन्हें बताया कि यही स्मगलरों के बादशाह मोशे का महल है। इत्तेफाक से स्मगलरों का बादशाह इस वक्त महल के आगे सामने वाले बाग में अपने गुलामों के साथ बैठा नाश्ता कर रहा था। गुलाम उसकी खिदमत में लगे हुए थे। मुल्ला ने अंबर से कहा, सुनो, मोशे एक खतरनाक आदमी है, सारे जजीरे पर उसकी हुक्मरानी है, इसलिए कि बहरी डाकू इस बादशाह के साथ हैं। जजीरे का जो शख्स भी इसका हुक्म मानने से इनकार करता है, मोशे के बहरी डाकू इस आदमी को उठाकर अपने जहाज़ पर ले जाते हैं और फिर उसे बीच समंदर में धक्का देकर मार डालते हैं। नाग बोला, फिर तो ये बड़ा ही ताकत वाला शख्स है बाबा, हमें भला क्या ज़रूरत पड़ी है कि इतनी बड़ी ताकत वाले जजीरे के बादशाह से उलझते फिरें। हम तो इससे मदद लेने जा रहे हैं, इससे मुकाबला करने तो नहीं जा रहे। मुल्ला ने कहा, शाबाश, इस तरह सोचोगे तो स्मगलरों का बादशाह खुश होकर तुम्हें बहुत सा इनाम और इकराम भी देगा और अपने महल में मुलाजिम भी रख लेगा। अंबर कहने लगा, खुदा तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे बाबा, हम बस यही चाहते हैं कि यहाँ काम मिल जाए ताकि हम फाके करने से बच जाएं। काम तुम्हें मैं लेकर दूंगा। स्मगलरों का बादशाह मेरी इज्जत करता है क्योंकि जब वो इस जजीरे पर डाके डाला करता था और लोगों को स्मगल कर कर बहरी डाकों के हाथ बेचता था तो मैंने इसकी बड़ी मदद की थी। वो मेरे एहसानों को भूला नहीं है। मेरे साथ आओ, वो हमें गौर से देख रहा है। स्मगलरों का बादशाह मोशे बूढ़े मुल्ला के साथ आने वाले अंबर और नाग को बड़े गौर से देख रहा था कि ये अजनबी नौजवान इस जजीरे पर कहाँ से आए हैं। मुल्ला ने जाकर मोशे को सलाम किया। अंबर और नाग ने भी सलाम किया। मोशे ने मुल्ला के सलाम का जवाब बड़ी खंदा पेशानी यानी हंसमुखी से जवाब दिया और बोला, बाबा, ये दोनों कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने पहले इन्हें इस जजीरे पर कभी नहीं देखा। मुल्ला ने बताया कि दोनों नौजवान एक जहाज़ पर सफ़र कर रहे थे कि जहाज़ तूफ़ान में गिरकर डूब गया। इन दोनों ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई और अब एक लंबे तकलीफदेह समुद्री सफ़र के बाद साहिल पर पहुँच रहे हैं। स्मगलरों के बादशाह मोशे ने पूछा, ये नौजवान क्या चाहते हैं? मुल्ला ने कहा, इस दुनिया में इनका कोई नहीं रहा। ख़ानदान के सारे लोग
समंदर में डूबकर मर गए हैं। ये चाहते हैं कि तुम्हारी खिदमत कर कर रूखी सूखी खाकर बाकी ज़िंदगी इस जजीरे पर गुजार दें। मेरी दरख्वास्त है कि तुम इन पर मेहरबानी कर दो और अपने महल में किसी काम पर लगा दो, तुम्हें दुआएं देंगे। स्मगलरों के बादशाह ने आंखें सुकेर कर बड़ी तेज़ निगाहों से अंबर और नाग को देखा। इन दोनों को मोशे की निगाहें अपने जिस्म में चुभती महसूस हुई। मोशे ने पूछा, क्या तुम अस्तबल में घोड़ों और शिकारी कुत्तों की देखभाल कर लोगे? अंबर ने कहा, क्यों नहीं जनाब, हम आपके घोड़ों और कुत्तों की पूरी हिफाजत करेंगे। बस फिर आज से तुम मुलाजमत शुरू कर दो। फिर उसने एक शख्स से कहा, इन नौजवानों को महल के खास अस्तबल में पहुंचा दो। वो आदमी अंबर और नाग को लेकर शाही अस्तबल में आ गया। यहाँ 50-60 घोड़े बंधे हुए थे। दूसरी तरफ बेशुमार कुत्ते पिंजरों में कैद गुर्रा रहे थे। एक नौकर उनके आगे गोश्त के लोथरे डाल रहा था। अंबर और नाग को काम पर लगाकर वो आदमी वापस चला गया। नाग ने अंबर से कहा, अब क्या किया जाए? स्मगलरों के महल में तो आ गए हैं, अब शकुंतला को कहाँ से तलाश किया जाए? अंबर बोला, भाई शाही महल में कहाँ आए हैं? अभी तो हम शाही महल के तबेले में आए हैं। यहाँ तो सिवाय घोड़ों कुत्तों के और कुछ नहीं है। शाही महल में तो थोड़ी देर के बाद जाएंगे। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है शाही महल में अकेला ही जाता हूँ मैं। अंबर ने कहा, तुम जाकर क्या करोगे? तुमने तो शकुंतला को देखा तक नहीं, फिर तुम इसे किस तरह से पहचानोगे? इसकी तलाश में मैं जाऊँगा, तुम इसी जगह मेरा इंतज़ार करना। नाग ने अंबर को बताया कि पहले ही रोज़ इस तरह शाही महल में जाना ठीक नहीं होगा। अंबर ने कहा, यह शख्स हमारा क्या बिगाड़ेगा? हम यहाँ देर नहीं लगा सकते। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि समंदर में हमारा अकेला जहाज़ खड़ा है जिसमें मारिया सवार है। अगर इन लोगों ने जहाज़ को दुश्मन का जहाज़ समझकर आग लगा दी तो मारिया के लिए मुसीबत हो जाएगी। वो जहाज़ में से भागकर जजीरे में हमें कहाँ तलाश करती फिरेगी। इसलिए हम पर फ़र्ज़ है कि हम अपना काम तेज़ी से करें। इसी रोज़ दोपहर के बाद अंबर तबेले में से निकलकर शाही महल में आ गया और उसने इधर उधर यूँ घूमना शुरू कर दिया जैसे वो ज़रूरी काम के लिए वहाँ आया है। किसी ने इस पर शक न किया। हर किसी ने यही समझा कि महल का मुलाजिम है। फिरते फिराते वो इसी जगह पर आ गया है जहाँ महल की कुछ लौंडियाँ सीने परोने का काम कर रही थीं। अंबर एक लौंडी के पास जाकर बोला, बहन, मैं नया नया इस महल में नौकर हुआ हूँ। मैं घोड़ों का दरबान हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो मुल्क अफ्रीका की कोई नई कनीज़ इस महल में आई है? वो कनीज़ मेरी रिश्तेदार है, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। ये एक इत्तेफाकी बात थी कि अंबर जिस लौंडी से बात कर रहा था वो स्मगलरों के बादशाह मोशे की खास जासूस लौंडी थी और मोशे ने उसे महल में सिर्फ ये काम दे रखा था कि वो इस महल के सारे नौकरों और लौंडियों की जासूसी करके बताया करे कि कौन उसका वफादार है, कौन उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। अंबर ने जब इस लौंडी से ये बात की तो इसके कान खड़े हो गए, क्योंकि शकुंतला नाम की खास कनीज़ नई नई फरार हुई थी जिसके बारे में स्मगलरों के बादशाह ने लौंडी को ख़ास तौर पर हदायत कर रखी थी कि वो इसके बारे में किसी को बात करते सुने तो फ़ौरन इसे आकर इत्तला करे। लौंडी ने अनजान सा बनकर अंबर से पूछा, भाई, तुम किस लौंडी के बारे में बात कर रहे हो? अंबर ने कहा, वो मुल्क हिंदुस्तान की रहने वाली थी और मैंने सुना है कि वो इस महल में लाई गई थी। लौंडी ने पूछा, भाई, यहाँ तो कितनी ही लौंडियाँ खिदमत कर रही हैं, ना जाने तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। क्या तुम मुझे इसका नाम बताओगे ताकि मैं तुम्हें ठीक ठीक बता सकूँ? अंबर इस मकान लौंडी के फ्रेब में आ गया। कहने लगा, इस लौंडी का नाम शकुंतला है। वो एक खुश शक्ल औरत है और इसका रंग सांवला है, आंखें काली हैं। मकान लौंडी चुकन्नी हो गई। उसने कहा, नहीं भाई, इस नाम की तो कोई भी लौंडी इस महल में नहीं आई। अंबर नाउम्मीद होकर बोला, अच्छा बहन, माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें खामखा परेशान किया। अंबर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मकान लौंडी फ़ौरन सीने परोने का काम छोड़कर वहाँ से उठी और सीधी स्मगलरों के बादशाह मोशे के पास आ गई। वो इस वक्त महल के बाग में बैठा दोपहर का खाना खा रहा था। उसके साथ दूसरे लोग भी थे। मकान लौंडी ने जाकर सलाम किया और ख़ास इशारा किया जिसका मतलब ये था कि वो एक ख़ास बात करने वहाँ आई है। स्मगलरों के बादशाह ने उसी वक्त सब लोगों को वहाँ से रुखसत कर दिया और लौंडी को बुलाकर पूछा, बताओ तुम क्या ख़ास बात करने आई हो? लौंडी ने कहा, सरकार, आपने कोई नया दरबान घोड़ों के अस्तबल में रखा है? मोशे ने कहा, हाँ, एक अंबर नाम का नौजवान और इसका एक भाई मैंने आज अपने घोड़ों पर कुत्तों की रखवाली के लिए रखा है। क्यों, क्या बात है? खुलकर बयान करो। लौंडी ने कहा, वाह भाई वाह, उसका जो भाई है ना मेरे पास आया था और आपकी गुमशुदा चहेती कनीज़ शकुंतला के बारे में पूछ रहा था। स्मगलरों का बादशाह उठकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा गजबनाक हो गया। शकुंतला के भाग जाने से उसकी सारे जजीरे में बड़ी बेइज्जती हुई थी। वो चाहता था किसी तरह से उसे ये मालूम हो जाए
कि शकुंतला को भगाने में किसका हाथ है ताकि वो उसे सजा देकर अपने आप को तस्कीन दे सके। लोंडी की बातों से उसने यही समझा कि अंबर दरबान का शकुंतला के फरार में हाथ है। उसने कहा, मैं अभी इस बदबख्त दरबान को बुलाकर पूछता हूँ कि शकुंतला कहाँ है और इसका शकुंतला के साथ क्या रिश्ता है। मकार लोंडी बोली, सरकार, इस तरह आप बना बनाया खेल बिगाड़ देंगे। इस दरबान से अगर आपने बुलाकर पूछा तो वो साफ इनकार कर देगा। बेहतर यह है कि इससे कोई बात ना करे, इसका पीछा करवाएं, मालूम करें कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। वो शकुंतला की तलाश में है, वो अकेला नहीं होगा, ज़रूर इसके दूसरे साथी भी इस जजीरे में होंगे। आप इसकी सुराग रसानी करवाएं और पता चलाएं कि ये लोग किस जगह पर ठहरे हुए हैं। ज़रूर शकुंतला इन लोगों से मिलने की कोशिश करेगी। स्मगलरों के बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, तू मेरी बड़ी वफादार कनीज़ है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे एक बेहतरीन राय सुझाई है। मैं अपने खास जासूस रावण को इस नौजवान अंबर की जासूसी पर लगा देता हूँ। अब देखता हूँ कि शकुंतला इस जजीरे से बचकर कहाँ जाती है। मकान लोंडी चले गई। स्मगलरों के बादशाह ने उसी वक्त अपने खास जासूस रावण को तलब किया और उसे अंबर के बारे में सब कुछ समझा कर कहा कि वो अंबर और नाग दोनों भाइयों का पीछा करे और मालूम करे कि वो कहाँ कहाँ जाते हैं। हो सकता है कि शकुंतला खुद इनकी तलाश में हो, उन्हें मिलने की कोशिश करे। रावण ने झुककर कहा, सरकार, आप फिक्र ना करें, मैं साय की तरह अंबर और नाग का पीछा करूंगा। वो मेरी नज़रों से बचकर नहीं जा सकते। स्मगलरों के बादशाह ने खुश होकर कहा, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अगर तुम शकुंतला का पता चलाने में कामयाब होगे तो तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। अब तुम जाओ और अंबर नाग और दोनों भाइयों का पीछा शुरू कर दो और जल्दी से मुझे खुशखबरी सुनाओ कि तुमने शकुंतला को ढूंढ निकाला है। ऐसा ही होगा सरकार। ये कहकर जासूस रावण सलाम कर कर चला गया। रावण उसी शाम से अंबर और नाग के पीछे साए की तरह से लग गया। ये एक बड़ा ही खतरनाक किस्म का जासूस था। वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता था। जिसके पीछे लग जाता उसके फरिश्तों को भी खबर ना होती कि उसके पीछे लगा हुआ है, उसकी सुराग रुसानी कर रहा है। खुदा जाने इस शख्स में क्या खास बात थी कि चालाक से चालाक जासूस को भी शिकस्त दे देता था। रावण ने अंबर और नाग का पीछा करना शुरू कर दिया। ये शख्स सबसे पहले गोरों के अस्तबल में पहुंचा जहां अंबर और नाग काम कर रहे थे। उसने पानी की बड़ी बड़ी सी बाल्टी लाकर तवेले में रख दी और अंबर से कहा, ये लो भाई पानी की बाल्टी। कम वक्त इस स्मगलरों के बादशाह से तो मैं तंग आ गया हूँ। ऐसे ऐसे मुश्किल काम मुझे देता है कि तौबा, मेरी हड्डी पसली एक हो जाती है। अब मुझे ये काम है कि मैं हर रोज़ तुम्हें घोड़ों और कुत्तों के लिए तवेले में पानी लाकर दिया करूँ। अंबर और नाग घोड़ों की मालिश कर रहे थे। नाग ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है भाई? रावण ने कहा, मुझे यहाँ लोग उल्लू के नाम से पुकारने लगे हैं, इसलिए कि मैं हर काम कर लेता हूँ, कभी किसी के बारे में एतराज़ नहीं करता, इसलिए लोग मुझे उल्लू कहते हैं। मैं रात को जागता और दिन को सोता हूँ, यानी मुझे रात को बहुत कम नींद आती है। मगर अब जो ये मज़दूरों की तरह से पानी की बाल्टियाँ उठाऊँगा तो रात को ज़रूर नींद आ जाया करेगी। बस इस नौकरी का मुझे एक ही फ़ायदा होगा। अंबर हंस कर बोला, मियाँ उल्लू, तुम तो एक दिलचस्प आदमी हो। फिक्र ना करो, पानी की बाल्टियाँ भर भर कर तुम इस तवेले में रातों को बड़े आराम से सोओगे। अगर मुझे यहाँ ज़्यादा काम ना होता तो मैं भी तुम्हारा काम कर लिया करता, मगर मैं मजबूर हूँ। रावण बोला, शुक्रिया भाई, आखिर एक गुलाम ही दूसरे गुलाम के दुख और दर्द को समझ सकता है। अब मुझ पर जो गुजरेगी इसे काटूंगा। ये शख्स रावण इस कदर चालाक और होशियार था कि अंबर और नाग ऐसे तजर्बाकार नौजवान भी इसे मात खा गए थे। इन्हें एक पल के लिए भी शक ना हुआ कि ये जासूस और स्मगलरों के बादशाह ने ख़ास तौर पर इन दोनों की जासूसी के लिए वहाँ भेजा है। दिन भर के काम से थक कर अंबर और नाग दोनों तवेले में बेसुध होकर सो गए। अस्तबल में ये उनकी पहली रात थी। उनका ख्याल था कि वो रात को जागेंगे, आधी रात को जहाज़ पर जाकर मारिया की खबर लेंगे, मगर दिन भर के काम से वो इस कदर थक गए कि उन्हें कोई खबर ना हुई। रावण ने उन्हें झूठ मूठ कहा था कि वो रात को सोएगा और दिन को जागेगा। अस्तबल में वो रात को भी जाग रहा था, मगर जब उसने देखा दोनों भाई घोड़े बेचकर सो रहे हैं तो वो भी गए नींद सो गया। उधर जब रात हो गई तो जहाज़ में अकेली मारिया परेशान सी हुई कि अंबर और नाग कहाँ जाकर रह गए। उन्हें कम से कम रात को तो वहाँ आ जाना चाहिए था। उसे ख्याल आने लगा कि वो किसी मुसीबत में ना फंस गए हों। फिर उसने सोचा कि वो जिस मुसीबत में भी फंस जाएं इसमें आसानी के साथ निकल सकते हैं, लेकिन कम से कम इनमें से किसी एक को तो ज़रूर उसका हाल मालूम करने के लिए जहाज़ पर आना चाहिए था। इतने बड़े बादवानी जहाज़ पर वो अकेली अर्शे पर आधी रात को खड़े जजीरे की तरफ देख रही थी।
वहाँ अंधेरा फैला हुआ था, हर तरफ गहरी खामोशी थी। थोड़ी देर वो अर्शे के जंगले से लगी जजीरे के जंगलों की तरफ देखती रही। फिर वो थक गई और उसे नींद आ गई। वो अर्शे पर ही कलीन पर लेट गई। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। रात बड़ी खुशगवार थी। मारिया सो गई। उधर अंबर और नाग भी सोते रहे। दिन चढ़ा तो उठकर बैठ गए। जासूस और रावण उनसे पहले उठ चुका था और समगलरों के बादशाह की तरफ से लगाई गई ड्यूटी के मुताबिक पानी की बाल्टियां बढ़ बढ़ कर ला रहा था। अंबर ने उसे पानी लाते देखा तो कहा, उल्लू मियाँ, क्या आज की रात तुम आराम से नहीं सोए? रावण ने कहा, भाई अंबर, जिंदगी में पहली रात है कि मैं घोड़े बेचकर सोया हूँ। हालांकि कि वो आधी रात तक जागता रहा था। नाग घोड़ों को नहला रहा था। उसने अंबर से कहा, अंबर, हमें शकुंतला के बारे में जल्द से जल्द सुराग लगाना चाहिए। हमने अभी तक मारिया और जहाज़ की भी खबर नहीं ली। वो अकेले जहाज़ पर घबरा रही होगी। अंबर ने कहा, वो तो किसी को नजर ही नहीं आती, फिर उसे घबराने की क्या ज़रूरत है? अगर जहाज़ में कोई आ भी गया, वो तो मारिया को नहीं देख सकेगा। मारिया बड़े आराम से उसे हलाक कर सकती है। सवाल यह है कि जब तक हमें ये मालूम ना हो कि शकुंतला यहाँ कहाँ है, हम इसकी तलाश कैसे कर सकते हैं? नाग ने कहा, लेकिन यही तो मालूम करना है कि शकुंतला अगर यहाँ है तो कहाँ है। तो मुझे इजाज़त दो या ना दो, लेकिन मैं आज रात जहाज़ पर जाकर मारिया बहन की खैरियत ज़रूर दरियाफ्त करूँगा। वो अकेली हमारे बारे में सोच सोच कर घबरा रही होगी। अंबर ने कोई जवाब ना दिया, क्योंकि वो खुद रात को महल में जाकर शकुंतला के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था। लेकिन नाग ने फैसला कर लिया कि वो रात को जहाज़ पर जाकर अपनी बहन मारिया की खैरियत ज़रूर दरियाफ्त करेगा। उसे बताएगा कि फ़िक्र ना करो, हम इस जजीरे पर हैं और शकुंतला के बारे में खोज लगा रहे हैं। नाग आधी रात को उठ बैठा और वो जहाज़ पर जाकर मारिया को सारे हालात की खबर करना चाहता था। अंबर गहरी नींद सो रहा था। नाग चुपके से उठकर जजीरे में इस इलाके की तरफ चल पड़ा जहाँ उनका जहाज़ खड़ा था। हर तरफ रात का अंधेरा फैला हुआ था। कभी कभी जजीरे के जंगल की तरफ से उल्लू की आवाज़ आ जाती थी। नाग बड़ी खामोशी से कदम उठाता साहिल की तरफ जा रहा था। उसे कोई खबर नहीं थी कि रावण उसका पीछा कर रहा है। रावण तो आया ही इन दोनों की जासूसी करने के लिए था। समगलरों के बादशाह ने रावण को इसी काम के लिए मुकर्रर किया था कि पता करें इन लोगों के पास शकुंतला आती है या नहीं, और फिर यह कि इन लोगों का शकुंतला के साथ क्या ताल्लुक है। जिस वक्त नाग उठकर साहिल की तरफ चला था, इस वक्त रावण जाग रहा था। उसने कानी आँख से नाग को जंगल की तरफ जाते देखा तो वो भी उठकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। नाग जंगल में से गुजर रहा था। यहाँ भी हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। सितारों की रोशनी थी, मगर यह रोशनी बड़ी हल्की थी। इस रोशनी में बस जंगल के दरख्त ही नजर आ रहे थे। लेकिन नाग को अंधेरे में चलने की खूब आदत थी। उसकी आंखें अंधेरे में भी रास्ता तलाश कर लेती थी। उधर रावण भी इस जजीरे का रहने वाला था। इन्हीं जंगलों में खेल कूद कर बड़ा हुआ था। इसके लिए भी वो जंगल अजनबी नहीं था। अगर नाग बड़ी आसानी से जंगल में रास्ता तलाश करते चला जा रहा था तो रावण भी उसका पीछा करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही थी। रावण के दिल में समगलरों के बादशाह से इनाम हासिल करने की उम्मीद जाग पड़ी थी, क्योंकि उसके ख्याल में नाग ज़रूर शकुंतला से मिलने जा रहा था। अगर ऐसी बात नहीं थी तो फिर वो रात को जंगल में क्या करने जा रहा था। नाग जंगल में से निकलकर समंदर की तरफ चल पड़ा। रावण भी उसका पीछा कर रहा था। जिस तरफ नाग जा रहा था इस तरफ समंदर एक खाड़ी की शक्ल में जंगल के अंदर चला गया था। यह जगह बड़ी पुरअसरार थी और रावण बचपन ही से सुनता चला आया था कि इस जगह जिन भूत रहते हैं। वो कुछ कुछ डर भी रहा था, क्योंकि नाग खाड़ी वाले जंगल में दाखिल हो गया था। रावण को हर हालत में नाग का पीछा करना था, क्योंकि ना सिर्फ ये समगलरों के बादशाह का हुक्म था, बल्कि उसे इनाम और कराम मिलने की भी उम्मीद थी। हैरान वो इस बात पर हो रहा था कि ये नाग जा किस तरफ रहा है। क्या सचमुच वो शकुंतला से मिलने जा रहा है? नाग एक जगह पहुंचकर अंधेरे में रावण की नज़रों से ओझल हो गया। रावण बड़ा हैरान हुआ कि ये नौजवान कहाँ गुम हो गया है। रावण जल्दी से नाग के पीछे लपका। वो एक दरख्त की ओर से निकलकर आया तो वो दंग रह गया। खाड़ी के समंदर में एक पूरे का पूरा बादबानी जहाज़ लंगर डाले खड़ा था। वो कितनी देर तक इस जहाज़ को देखता रहा। अब जो देखता है तो नाग एक छोटे से डोंगे में बैठा इसे हाथों से चलाता हुआ जहाज़ की तरफ बढ़ रहा था। तो गोया इन लोगों ने शकुंतला को इस जहाज़ में छुपा रखा है। रावण को यकीन हो गया कि इसने शकुंतला को पा लिया है। क्या वो वापस जाकर समगलरों के बादशाह को तमाम हालात से बाखबर करे या नाग के पीछे जहाज़ पर जाए? रावण ने सोचा जहाज़ पर जाने से एक फ़ायदा ज़रूर था कि रावण को कम अज़ कम ये ज़रूर इल्म हो जाता कि शकुंतला इस जहाज़ में है या नहीं। इस तरह से वो पूरे फैसले के साथ स्मगलरों के बादशाह को जाकर बता सकता है
कि हुजूर शकुंतला मिल गई है, वो खाड़ी के समंदर में एक जहाज़ में है और लाइए मेरा इनाम। रावण को इनाम का बहुत लालच था, इसीलिए उसने जान को खतरे में डालकर नाग का पीछा करना शुरू कर दिया। वो बहुत उम्दा तैराक था और तैरकर भी जहाज़ तक जा सकता था। इसकी कमर में टपके के साथ एक दो धार वाला तेज़ खंजर लगा हुआ था। खतरे के वक्त वो दुश्मन का मुकाबला बड़ी खूबी से कर सकता था। रावण वैसे भी बहादुर और दलेर आदमी था, बस सिर्फ जिन भूतों से बहुत डरता था। उसे वहम भी था कि कहीं इसकी खाड़ी में भूत ना बसेरा कर रहे हों, क्योंकि इस खाड़ी के जंगल के बारे में जजीरे में ये बात आम मशहूर थी कि यहाँ भूत रहते हैं और चुड़ैलों ने बसेरा कर रखा है। अगरचे आज तक किसी ने अपनी आँख से ना कोई भूत देखा था ना कोई चुड़ैल देखी थी। नाग जहाज़ पर सवार हो चुका था। इसका डोंगा पानी में जहाज़ की रस्सी के साथ बंधा हुआ था, जिस पर सवार होकर नाग ने वापस जजीरे के साहिल पर आना था। रावण ने अपनी कमीज़ उतार कर झाड़ियों में छुपाई और चुपके से समंदरी की खाड़ी के पानी में उतर गया। समंदर का पानी गर्म था। वो बड़े सुकून के साथ तैरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ की तरफ बढ़ रहा था। वो इतनी होशियारी से तैर रहा था कि पानी से सिर्फ उसकी गर्दन बाहर थी, बाकी जिस्म पानी के अंदर था। वो बढ़ते बढ़ते जहाज़ के करीब आ गया। जहाज़ में मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ था। वो तैरते तैरते जहाज़ के पिछले हिस्से की तरफ आ गया। वो इस तरफ से जहाज़ पर नहीं चढ़ना चाहता था जिस तरफ से नाग ऊपर चढ़ा था। जहाज़ के पिछले हिस्से में लंगर का मोटा लोहे का सिंगल समंदर में गिरा हुआ था। रावण मोटी जंजीर के साथ चढ़ता हुआ जहाज़ के ऊपर अर्शे के जंगले में आकर खामोशी से बैठकर देखने लगा। जहाज़ का अर्शा बिल्कुल वीरान और सुनसान था। वहाँ कोई इंसान नहीं था। सितारों की फीकी फीकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। रावण चुपके से जंगले के ऊपर से गुजरकर जहाज़ के अर्शे पर आ गया और ज़मीन पर बैठकर दबे पाँवों बिल्ली की तरह से इस तरफ बढ़ने लगा जिधर से सीढ़ी जहाज़ के नीचे जाती थी। वो सीढ़ी के पास आकर रुक गया और कान लगाकर सुनने लगा कि किस तरफ से किसकी बातें करने की आवाज़ तो नहीं आ रही। इसे कोई आवाज़ सुनाई ना दी। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने लगा। नीचे आकर उसने देखा कि एक जगह कैबिन बना हुआ है जिसका आधा दरवाज़ा खुला है और अंदर हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। इस कैबिन से नाग की बातें करने की धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी। वो किसी औरत से बातें कर रहा था। औरत की आवाज़ भी बड़ी धीमी थी। रावण समझ गया कि ये शख्स ज़रूर शकुंतला से बातें कर रहा है। उन्होंने शकुंतला को महल से निकालकर यहाँ छुपा रखा है। ये लोग जजीरे से फरार होने के लिए किसी अच्छे से मौके की तलाश में है। मगर सवाल ये है कि फिर इन स्मगलरों के बादशाह के महल में आकर नौकरी करने की क्या ज़रूरत थी। ये एक अजीब किस्म का राज था जो रावण की समझ में नहीं आ रहा था। अगर उन्होंने शकुंतला को हासिल कर लिया था तो ये लोग बड़ी आसानी से किसी भी वक्त रात की तारीकी में जजीरे से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। रावण कान खड़े कर नाग और औरत की बातें सुनने की कोशिश करने लगा। इस वक्त नाग मारिया के पास बैठा उससे बातें कर रहा था। मारिया कह रही थी, मैं अकेली यहाँ परेशान हो गई हूँ। आखिर तुम लोग जजीरे में क्या कर रहे हो? अंबर कहाँ है? नाग ने कहा, अंबर और मैं स्मगलरों के बादशाह के महल में काम पर लग गए हैं। हमारा काम तवेले में घोड़ों की रखवाली करना है। वैसे अंबर रात को एक चक्कर शाही महल में लगा आया था। मारिया ने पूछा, फिर शकुंतला का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक शकुंतला का कुछ पता नहीं चला। ये सुनकर रावण और ज़्यादा हैरान हो गया। इसका मतलब ये था कि ये औरत जिसके साथ नाग कैबिन के अंदर बातें कर रहा है शकुंतला नहीं है, बल्कि कोई दूसरी औरत है। राज और ज़्यादा पुरस्कार हो रहा था। रावण अब इस राज को हल करने के लिए बेचैन था। उसने आवाज़ों पर कान लगा दिए। मारिया ने कहा, नाग भाई, मैं तो अब भी यही कहूँगी कि मैं तुम लोगों की मदद करती हूँ। तुम अकेले परेशान होगे। मैं अगर महल में चली जाऊँ तो ज़्यादा आसानी से शकुंतला का खोज लगा सकूँगी। नाग ने कहा कि तुम ठीक कह रही हो, मगर मेरा और अंबर का यही ख्याल है कि तुम महल में जाकर किसी खतरे में फंस सकती हो, तो फिर तुम्हें वहाँ से वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। और फिर ऐसा ना हो कि हम शकुंतला को लेकर जहाज़ पर आ जाए और तुम मुसीबत में फंस जाओ। तुम्हारा पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे बारे में तो हमें कोई भी नहीं बता सकेगा कि तुम कहाँ और क्या कर रही हो, जब तक तुम खुद आकर हमें ना मिलो। मारिया कहने लगी, इसका मतलब ये हुआ कि अभी ना जाने कितने रोज़ मुझे इस जहाज़ पर रहना होगा। हाँ, मालूम तो ऐसा ही होता है, क्योंकि हम अभी तक शकुंतला का सुराग लगाने में कामयाब नहीं हो सके। वैसे हमें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हमें ज़रूर मालूम हो जाएगा कि शकुंतला किस जगह है। मारिया बोली, क्या खबर वो महल में मौजूद ही ना हो? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता?
अगर वो महल में मौजूद होती तो कहीं ना कहीं से चलती फिरती ज़रूर दिखाई दे जाती। आखिर स्मगलरों के बादशाह का महल कितना बड़ा है? नाग ने कहा, महल इतना बड़ा नहीं है मगर लौंडियाँ बहुत हैं। अंबर ने जिस लौंडी से बातचीत की थी इसने तो शकुंतला के बारे में कुछ नहीं बताया। हो सकता है इसे कोई खबर ही ना हो, और यह भी हो सकता है कि उसने असल बात को छुपाने की कोशिश की हो, क्योंकि हमें इतना ज़रूर पता चल गया है कि स्मगलरों का बादशाह शकुंतला को लोगों की नज़रों से छुपा कर रखता है। ये दोनों बातें कर रहे थे और रावण ज़मीन पर बिल्ली की तरह से खिसकता कैबन के हाथ खुले दरवाजे के करीब आ गया। वो अंदर झांक कर देखना चाहता था कि नाग जिस औरत से बातें कर रहा है वो कौन है। रावण ने हाथ खुले दरवाजे के साथ मुंह लगाकर अंदर देखा। कैबिन में एक दिया जल रहा था। लकड़ी की दीवार के साथ संदूक पड़े थे। कोने में एक बड़ी सी तपाई लगी थी जिस पर चमड़े का नक्शा फैला हुआ था। ये छोटा सा कैबिन था। एक मोड़े पर नाग बैठा साफ दिखाई दे रहा था। उसके साथ जो बैठा मोड़ा खाली पड़ा था, तो नाग किससे बातें कर रहा था? कैबिन में सिवाय नाग के और कोई शख्स नहीं था। नाग जिस औरत से बातें कर रहा था वो औरत कहाँ गई? रावण का दिमाग चकरा गया। जो कुछ वो देख रहा था इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने आंखें झपकाकर एक बार फिर कैबिन में देखा। नाग बड़े ध्यान और गौर से बातें कर रहा था और बिल्कुल इसी तरह की बातें कर रहा था कि जैसे कोई औरत उसके सामने मोड़े पर बैठी हो। वो कह रहा था, मैं तो खुद इस जजीरे से बहुत जल्द वापस जाना चाहता हूँ, मगर क्या करूँ? अंबर भाई ने अहद कर रखा है कि वो शकुंतला को हासिल किए बगैर वहाँ से हरगिज़ कदम बाहर नहीं रखेगा। अब तुम तो जानती हो कि इसके बगैर हम यहाँ से जा भी नहीं सकते। मारिया बोली, नहीं, अंबर के बगैर यहाँ से जाना भी नहीं चाहिए, मगर इतना ज़रूरी है कि तुम दोनों को अपना काम तेज़ कर देना चाहिए। हम जितनी देर यहाँ रहेंगे हमारा नुकसान ही होगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि शकुंतला का खोज जल्द से जल्द लगाकर उसे यहाँ से निकाल कर ले चलें। रावण को औरत की बातें करने की आवाज़ बराबर आ रही थी, मगर औरत अंदर बैठी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। उसे ख्याल आया, ज़रूर ये शख्स नाग जजीरे की किसी चुड़ैल से बातें कर रहा है, वरना ये कैसे हो सकता है कि औरत सामने बैठी बातें कर रही है, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है मगर वो नज़र ना आए। रावण ने फैसला किया कि उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि नाग को उसकी मौजूदगी का इल्म हो जाए। वैसे भी अब उसका वहाँ ठहरना बेकार था। उसे काम की सारी बातों का इल्म हो गया था। नाग और अंबर ने एक जहाज़ खाड़ी में खड़ा कर रखा था जिस पर एक ऐसी औरत सवार थी जो दिखाई नहीं दे रही थी। ये लोग जजीरे से शकुंतला को भगा कर ले जाने के लिए आए थे। उन्हें अब इस बात की खबर नहीं थी कि शकुंतला शाही महल से फरार हो चुकी है। यही वो मालूमात थी जो रावण को हासिल हो चुकी थी। रावण वापस जाने के लिए पलटा ही था कि इत्तेफाक से उसका एक पाँव सीढ़ी के पास रखे हुए लकड़ी के ड्रम से टकरा गया। खड़ाक की आवाज़ सुनकर नाग ने बातें करना बंद कर दी और बाहर देखने के लिए उठा। वो उठा ही था कि रावण बिजली जैसी फुर्ती के साथ सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अर्शे पर आ गया और उसने जंगले पर से समंदर में छलांग लगा दी। नाग दौड़कर अर्शे पर आया। उसने देखा कि एक आदमी बड़ी तेज़ी से पानी में तैरता हुआ वापस साहिल की तरफ जा रहा था। अंधेरे में सिर्फ उसकी गर्दन ही पानी से बाहर दिखाई दे रही थी। मारिया भी जहाज़ के ऊपर आ गई। वो बोली, ये कौन था? नाग ने कहा, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये बात ज़रूर मालूम हो गई है कि हमारा पीछा करवाया जा रहा है। मारिया ने कहा, जजीरे वालों को तुम्हारा पीछा करवाने की क्या ज़रूरत है? नाग ने कहा, इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि स्मगलरों के बादशाह को हम पर शक हो गया है। हमारे पीछे उसने एक आदमी लगा दिया है। मारिया ने कहा, और अब तो हमारा राज भी खुल गया है। इस शख्स ने हमारी बातें भी ज़रूर सुनी होंगी। इसे पता चल चुका है कि जहाज़ खाड़ी में है और हम शकुंतला को यहाँ से भगा कर ले जाने के लिए आए हैं। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है मुझे इस शख्स का पीछा करना चाहिए। तुम कैबिन में जाकर आराम करो। अगर कोई मुसीबत आ गई तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊँगा। यह कहकर नाग ने ज़ोर से सांस खींचा। अंदर वो एकदम से सांप की शक्ल में आ गया। सांप बनते ही नाग ने समंदर में छलांग लगा दी और बड़ी तेज़ी से तैरता हुआ साहिल की तरफ रवाना हो गया। रावण इस वक्त साहिल समंदर पर पहुंच चुका था और जाड़ी में से कपड़े निकालकर पहन रहा था। नाग तेज़ी से समंदर की लहरों पर तैरता हुआ चला आ रहा था। जब वो साहिल पर आया तो रावण वहाँ से जा चुका था। नाग किनारे पर आ गया तो इसने अपना फन उठाकर हवा में रावण की बू सूंघने की कोशिश की। रावण की बू बहुत दूर चले गई थी। नाग नाउम्मीद हो गया। उसने सोचा, अब वापस अंबर के पास जाकर उसे सारी बात बता देनी चाहिए। यह सोचकर नाग फिर से इंसानी शक्ल में आ गया और तेज़ कदम उठाता हुआ जंगल में से गुजरकर वापस तबेले में आ गया, जहां अंबर अभी तक घोड़े बेचकर सो रहा था। वहां से रावण गायब था। नाग का माथा ठनका। क्यों ना हो जो शख्स इसका पीछा कर रहा था वह ज़रूर रावण होगा, नहीं तो वो कहाँ गायब हो गया था।
नाग ने अंबर को जगाकर सारी सूरत हाल बताई। अंबर ने ताज्जुब से सर हिलाकर कहा, कमाल है, ये शख्स हमसे कितनी हमदर्दी का इजहार कर रहा था और अब पता चला कि स्मगलरों के बादशाह ने इसे हमारी जासूसी के लिए यहाँ भेजा है। खैर, इसका तो हम बंदोबस्त कर लेंगे, इसकी हमें ज़्यादा परवाह नहीं है। लेकिन ये बुरी बात हुई कि इन लोगों को ये पता चल गया कि हमारा जहाज़ समंदर की खाड़ी में लंगर डाले खड़ा है और ये कि हम शकुंतला को यहाँ से भगा कर ले जाने के लिए आए हैं। नाग बोला, इसने मेरी और मारिया की सारी बातें सुन ली हैं और मेरा ख्याल है कि वो अब स्मगलरों के बादशाह को सारी कार्रवाई सुनाएगा। अंबर ने पूछा, तुम्हारे ख्याल में अब हमें क्या करना चाहिए? नाग ने कहा, मेरा तो ख्याल है हमें इस शख्स को ख़त्म कर देना चाहिए। अंबर बोला, अब इसको ख़त्म कर देने से क्या होगा भाई, हमारे बारे में पूरी मालूमात तो इसने स्मगलरों के बादशाह को पहुंचा दी होंगी। इसे तो इस वक्त मार देना चाहिए था जब ये जहाज़ पर से समंदर में कूदा था। बस मुझसे यही गलती होगी। फिर अब क्या करना चाहिए? स्मगलरों का बादशाह हमारे जहाज़ पर भी कब्जा कर लेगा और हमें भी गिरफ्तार करके किसी तहखाने में फेंक देगा। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से फरार होकर सीधा जहाज़ पर पहुँच जाना चाहिए ताकि वहाँ मिलकर स्मगलरों की फ़ौज का मुकाबला कर सकें। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें कुछ देर इंतज़ार करना चाहिए, हो सकता है स्मगलरों का बादशाह इस किस्म का कोई कदम ना उठाए। नाग बोला, अंबर भाई, इस स्मगलर का कोई भरोसा नहीं, हमें यहाँ से फरार हो जाना चाहिए। जहाज़ पर जाकर मारिया को सारी बात की खबर करके इसको साथ लेकर जजीरे से काफ़ी दूर खुले समंदर में पहुंचकर इंतज़ार करना चाहिए कि हालात ज़रा ठीक हों तो जजीरे पर चुपके से आकर शकुंतला को दोबारा से तलाश किया जाए। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि एकदम से जजीरे की फ़ौज के सिपाही वहाँ आए। उन्होंने अंबर और नाग के गिर्द घेरा डाल लिया। सिपाही 30-40 थे, इन सभी के हाथों में नेज़े थे। रावण उनके साथ था। अंबर ने मुस्कुराकर नाग की तरफ देखा और कहा, लो भाई, तुम यहाँ से फरार हो लो, आ गए हैं सिपाही हम दोनों को गिरफ्तार करने। रावण ने कहका लगाकर कहा, अब तुम लोग और तुम्हारा बदबनी जहाज़ हम लोगों से बचकर कहीं नहीं जा सकता। हमारे बादशाह ने तुम्हें गिरफ्तार कर अंधेरे तहखाने में डालने का हुक्म दिया है। चलो हमारे साथ। सिपाही, इन दोनों गद्दारों को लेकर चलो। सिपाहियों ने आगे बढ़कर अंबर और नाग को जंजीरों में जकड़ दिया। नाग ने अंबर की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में पूछा कि क्या ख्याल है, मुकाबला शुरू कर दिया जाए? अंबर ने आंखों ही आंखों में जवाब दिया कि इन्हें इस वक्त हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा आदमियों की वजह से नाग की ज़िंदगी को नुकसान पहुंच सकता था, क्योंकि अगर वो सांप बन जाता तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सिपाहियों को डस सकता था। बाकी सिपाही ज़रूर इसे कुचल कर रख देते। दोनों गिरफ्तार होकर जंजीरों में जकड़े शाही महल के पुरस्कार और खौफनाक तहखाने की तरफ चल पड़े। यह तहखाना बड़ा भयानक था। इसमें गया हुआ आदमी फिर कभी जिंदा बाहर नहीं आया था। सुनहरी मौत। अंबर और नाग को तहखाने में लाकर डाल दिया गया। इनके पाँव और हाथों में इस तरह से जंजीरें पड़ी थीं। तहखाने में ठंडक थी। ऊपर एक ताक में दिया रोशन था जिसकी कमज़ोर सी रोशनी में अंबर नाग ने दीवार के साथ पड़े हुए 2 इंसानी हड्डियों के पंजर देखे। अंबर ने कहा, नाग भाई, ये 2 लोग हैं बेचारे जो हमसे पहले इस तहखाने में कैद थे, जहाँ लाकर उन्हें फेंक दिया गया और फिर किसी ने उन्हें पूछा तक नहीं कि मियाँ तुम जिंदा हो या मर गए हो। नाग बोला, ये लोग चाहते हैं कि हमारा भी ऐसा ही अंजाम हो। अंबर ने कहा, अहमक हैं, अगर इन्हें मालूम हो जाए कि हम कौन लोग हैं और क्या कुछ कर सकते हैं तो हमारे कदमों में आकर गिर जाएंगे। नाग ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि हमें अपनी करामत दिखा देनी चाहिए। इस बदबख्त स्मगलरों के बादशाह से शकुंतला इसी तरह से हासिल की जा सकती है। अंबर बोला, ख्याल तो तुम्हारा ठीक है, अच्छा रात गुजर जाने दो, सुबह होते ही पहला काम यही करेंगे कि यहाँ से रिहा होकर महल में सीधा स्मगलरों के बादशाह के पास जाकर उसे अपने काबू में कर लेंगे। वही एक शख्स है जिसे काबू में करने के बाद हम शकुंतला को बरामद करवा सकते हैं। मुझे यकीन है कि इन सिपाहियों ने जहाज़ को भी अपने कब्जे में कर लिया होगा, लेकिन मारिया को काबू करना बड़ा मुश्किल है। वो तो इन लोगों को नाको चने चुबवा डालेगी। इन्हें खबर ही नहीं होगी कि वहाँ एक गायब औरत है और इनकी खोपड़ियाँ तोड़ सकती है। इधर अंबर और नाग तहखाने में जंजीरों में जकड़े ये बातें कर रहे थे और उधर स्मगलरों के बादशाह ने अपने शाही फौज के 10 आदमियों के एक दस्ते को खाड़ी वाले जहाज़ पर कब्जा कर अपने साथ खैन चलाने का हुक्म देकर रवाना कर दिया। ये सिपाही घोड़ों पर सवार होकर साहिल पर इस जगह पहुँच गए जहाँ खाड़ी के अंदर जहाज़ खड़ा था। मारिया कैबिन में आराम से सो रही थी। वो दिन भर की थकी हुई थी और नाग के जाते ही सो गई। उसे यकीन था कि नाग ने भागते जासूस को ज़रूर रास्ते में हलाक कर दिया होगा। सिपाही कश्ती पर सवार होकर समंदर में खड़े जहाज़ के करीब आ गए। उन्होंने जहाज़ के लंगर को काट डाला और इसके रस्से को पकड़कर किनारे की तरफ खींचना शुरू कर दिया।
मारिया जहाज़ के कैबिन में ऐसी बेसुध होकर सोई थी कि उसे कोई खबर ना हुई कि जहाज़ का लंगर काट दिया गया है और अब इसे किनारे की तरफ खींचा जा रहा है। सुबह हो गई कि सिपाहियों ने जहाज़ को किनारे पर ला खड़ा किया कर दिया और इसके रस्से दरख्तों के साथ बांध दी है। मारिया अभी तक कैबिन में बेखबर सो रही थी। अब सिपाहियों ने जहाज़ पर सीढ़ियाँ लगाईं और वो ऊपर चढ़ गए। अर्शे पर उनके बारी बार कदमों की थप थप सुनाई दी तो मारिया की आंख खुल गई। वो सोचने लगी कि ऊपर ये कौन है जो चल रहा है। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई। ऊपर आकर उसने जो नक्शा देखा इसे यकीन हो गया कि नाग जासूस और रावण को हलाक करने में नाकाम हो गया है और स्मगलरों के बादशाह ने जहाज़ पर कब्जा कर लिया है। जाहिर है कि उन्होंने अंबर और नाग को भी कैद कर जेल में डाल दिया होगा। हैरानी मारिया को इस बात पर थी कि वो ऐसे बेसुध होकर सोई कि सिपाही जहाज़ का लंगर काट कर इसे खींचकर किनारे पर ले आए और इसे कोई खबर ना हुई। उसने सीढ़ियों के दरवाजे पर खड़ी होकर देखा कि कोई सिपाही अर्शे पर पड़े हुए लकड़ी के ड्रमों को उल्टा पुल्टा कर देख रहे थे। आपस में हंस हंस कर बातें भी कर रहे थे। यार, इस जहाज़ पर तो सिवाय लकड़ी के खाली ड्रमों के और कुछ नहीं है। दूसरा सिपाही बोला, मेरा ख्याल है हमें नीचे चलकर मालूम करना चाहिए। नीचे ज़रूर कुछ न कुछ माल होगा। कुछ सिपाही ऊपर अर्शे पर ही तलाशी ले रहे थे। दो सिपाही नीचे तहखाने में जाने के लिए सीढ़ी के दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजे में मारिया खड़ी थी। उसने सिपाही को अपनी तरफ आते देखा तो पड़े हट गई। दोनों सिपाही नीचे उतरे। नीचे बैठे डाकुओं का सारा खजाना पड़ा था। 6-7 संदूक हीरे जवाहरात से भरे हुए थे। 2 संदूक में सोने की अशरफियाँ थीं। एक संदूक में चांदी के बर्तन थे और बाकी संदूक रेशमी कपड़ों से लदे हुए थे। मारिया नहीं चाहती थी कि ये सारा खजाना स्मगलरों के बादशाह के सिपाही लूट कर ले जाए। वो भी दोनों सिपाहियों के पीछे पीछे नीचे उतर गई। सिपाही बड़ी तेज़ी से नीचे उतर गए थे। मारिया ने देखा वो कहीं भी नहीं है। वो बड़ी हैरान हुई कि ये कम बखत नीचे उतरते ही कहाँ गुम हो गए। जहाज़ के 2 कैबिन थे और जिस कैबिन में तहखाना था वो एक कैबिन के बाजू में था। मारिया दूसरे कैबिन के अंदर गई, वो खाली था। खजाने वाले कैबिन का दरवाज़ा खुला था। अंदर दोनों सिपाही इतनी दौलत, हीरे जवाहरात से बड़े हुए संदूक देखकर पागल हो गए थे। वो एक एक संदूक में से जवाहरात निकाल निकाल कर देख रहे थे, खुश हो रहे थे। मारिया इनके करीबी दीवार के साथ लग कर खड़ी हो गई। इनकी बातें सुनना चाहती थी वो। सिपाही खुशी से निहाल हो रहे थे और अपने कपड़ों में जवाहरात और अशरफियाँ ठूंस रहे थे। फिर एक ने दूसरे से कहा, यार, इस तरह हम सारी की सारी दौलत यहाँ से ले जाएंगे। अभी कोई यहाँ इतने लोग भी नहीं हैं। ज़्यादा लोग आ जाएंगे और खजाने पर कब्जा कर लेंगे। दूसरे ने कहा कि फिर क्या किया जाए। पहला बोला, मेरा ख्याल है इस खजाने को इसी जगह छुपा देते हैं और फिर आधी रात को छुप कर आएंगे और ख़जाना यहाँ से निकाल कर जंगल में ले जाकर दफन कर देंगे। क्यों, क्या ख्याल है? दूसरा बोला कि ख्याल तो बड़ा अच्छा है, मगर इसको छुपाएंगे कैसे? मैं अभी छुपा कर बताता हूँ। पहले सिपाही ने इधर उधर से खुश्क घास फूस के गट्टे लाकर खजाने के संदूक के ऊपर रखने शुरू कर दिए। ये खुश्क घास जहाज़ में आग जलाने के लिए रखा गया था। सिपाही बड़ी तेज़ी से खजाने के संदूकों पर घास के गट्टे रख रहे थे। मारिया उन्हें ऐसा करते हुए बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। अचानक अब क्या हुआ कि पहले सिपाही की नीयत खराब हो गई। उसने सोचा कि ना दूसरे सिपाही को मारकर खुद ही सारा खजाना हासिल कर लूं। उसके दिल में लालच पैदा हो गया। दूसरा सिपाही आगे बढ़कर संदूकों को ऊपर घास डाल रहा था कि पहले सिपाही ने पीछे से उसकी पीठ में ऊपर तले खंजर के 2-4 वार कर दिए। ये उसने इतनी तेज़ी से किया था कि मारिया देखती रह गई। उसे पता ही ना चला कि पहले वाला सिपाही क्या कर रहा है। उसे इस वक्त पता चला जब दूसरा सिपाही लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ा। खंजर के जख्म उसके दिल पर आए थे। उसने एक लंबी हाय की और गिरते ही मर गया। दूसरे सिपाही ने बड़े सुकून के साथ जल्दी जल्दी मरे हुए सिपाही की लाश घास के नीचे छुपा दी। मारिया को इस लालची सिपाही पर बेहद गुस्सा आया। वो इससे कत्ल का बदला लेना चाहती थी। इसने दरवाज़ा बंद करके अंदर से ताला लगा दिया। दूसरे सिपाही ने जो दरवाजे को अंदर से खुद ब खुद बंद होते और ताला लगते देखा तो खौफ के मारे जर्द हो गया। मारिया ने गरजदार आवाज़ में कहा, बदबख्त लालची इंसान, तूने दौलत के लालच में अपने प्यारे दोस्त को मार डाला। मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तू भी ये खजाना हासिल ना कर सकेगा। अब मरने के लिए तैयार हो जा। सिपाही तो पागलों की तरह से इधर उधर भागने लगा। अरे खजाने की देवी, मुझे माफ़ कर दे। मारिया ने कहा, तो इस काबिल है कि तुझे माफ़ किया जाए। इसके साथ ही मारिया ने दीवार के साथ लटकी हुई तलवार उतार ली और जब सिपाही उसके करीब से भागता हुआ दूसरी तरफ गया तो मारिया ने उसकी गर्दन उड़ा दी। फिर उसने घास के गट्ठे के नीचे से भी लाश निकालकर बाई फर्श पर फेंक दी। जब दूसरे सिपाही अंदर आए तो वो लाशें उठाकर ले जाए।
इसके बाद मारिया ने दरवाज़ा खोल दिया। ऊपर से सिपाहियों के नीचे उतरने और बातें करने की आवाज़ें आने लगीं। सिपाही नीचे आए थे, फिर वो कैबिन में दाखिल हो गए। वहाँ से उन्होंने बाजू वाले कैबिन का दरवाज़ा खोला तो देखा तो अंदर आ गए। अंदर मारिया एक तरफ चुपचाप खड़ी थी। सिपाहियों ने फर्श पर अपने सिपाहियों की लाशें पड़ी देखी तो बड़े हैरानी से एक दूसरे को तकने लगे। अरे ये कैसे हलाक हो गए, इनको किसने मार डाला? एक की पीठ में खंजर लगे हैं और दूसरे की गर्दन उड़ गई है। यार मुझे तो यहाँ भूतों का साया लगता है, भागो यहाँ से। इन घास के गट्टों को यहाँ से ले चलो, जजीरे में आग जलाने के काम आएंगे। बड़ी उम्दा खुशक घास है, ऐसी घास हमारे जजीरे में नहीं मिलती। और इन लाशों को उठाकर बाहर ले चलो। मगर इनको किसने मार डाला? मेरा ख्याल है खुद ही एक दूसरे से लड़ पड़े होंगे, और तो यहाँ कोई है नहीं जो इनको कत्ल करता। चलो उठाओ घास के गट्ठे। इसके हुक्म से दूसरे सिपाहियों ने घास के गट्ठे उठाकर बाहर ले जाने शुरू कर दिए। अभी उन्होंने 6-7 गट्ठे उठाए थे कि नीचे संदूक नजर आए। सिपाहियों के कप्तान ने कहा, ठहरो, ये संदूक कैसे हैं? इन्हें खोल कर देखो। जब संदूक खोले गए तो हीरे जवाहरात से भरे हुए थे। सिपाहियों की तो आंखें चकाचौंध हो गईं। कप्तान ने कहा, अरे ये तो बेहद कीमती खजाना है। दूसरे सिपाही ने कहा, हमें बादशाह को खबरदार कर देना चाहिए। सिपाहियों के कप्तान की नीयत बदल गई। उसने होंठों पर उंगली रखकर कहा, खामोश रहो, हम कुल कितने सिपाही हैं? एक सिपाही ने कहा, जी आपको मिलाकर कुल 8 हैं। कप्तान बोला, क्यों ना हम इस खजाने को आपस में तकसीम कर लें? हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि ये सारे का सारा खजाना अपने बादशाह को दे दें? आखिर वो हमें तनख्वाह ही क्या देता है? और फिर अभी तक इसे इस खजाने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। कहो क्या ख्याल है तुम लोगों का? सारे सिपाही एक दूसरे को तकने लगे। कप्तान ने कहा, सोचते क्या हो, जवाब दो। अगर तुम लोग राज़ी हो तो मैं ये खजाना 8 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दूंगा। याद रखो, इस खजाने की दौलत से हमारी और हमारे बच्चों की ज़िंदगी बदल जाएगी। एक सिपाही ने कहा, लेकिन कप्तान, अगर बादशाह को इल्म हो गया तो वो हमें और हमारे बच्चों को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। कप्तान ने कहा, कैसी बातें करते हो? बादशाह को किस तरह से इल्म होगा? इसे हम में से कोई जाकर बताएगा तो इसे इल्म होगा ना, नहीं तो इसे क़यामत तक मालूम नहीं हो सकता कि हमने यहाँ से खजाना लूटा है। क्या तुम में से कोई शख्स बादशाह को जाकर बता देगा? बोलो, जवाब दो। क्या तुम में से कोई शख्स ऐसा है जो अपने बच्चों का कातिल हो, जो ये चाहता हो कि उसके बच्चे अमीर ना हो? सब ने कहा, नहीं कप्तान, कोई भी नहीं है। कप्तान ने कहा, तो बस फिर सब ठीक है। इस वक्त हम तय करते हैं कि इस खजाने के हम 8 सिपाही मालिक हैं। हम इस दौलत को 8 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देंगे और फिर इस दौलत को जंगल में जाकर दफन कर देंगे। ज़रूरत के मुताबिक इसे निकाल कर इस्तेमाल करते रहेंगे। एक सिपाही ने कहा, लेकिन कप्तान, हम इतनी दौलत को इस जहाज़ से कब और कैसे ले जाएंगे? क्या जासूस को इसकी खबर ना होगी? कप्तान ने कहा, किसी को हरगिज़ खबर ना होगी। हम अभी इस खजाने को इसी जगह छुपा रहने देंगे। इस पर घास के गट्टे डाल देंगे, फिर रात के अंधेरे में आकर इस सारी दौलत को उठाकर जंगल में ले जाएंगे, जहाँ बैठकर हम इसके 8 हिस्से करेंगे और फिर हम में से हर एक सिपाही अपने अपने हिस्से को अपनी मर्जी के मुताबिक किसी जगह पर गड्ढा खोदकर दफन कर देगा। इस जगह के बारे में सिवाय इस सिपाही के और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है कप्तान, हम सब तैयार हैं और राज़ी हैं कि इस खजाने को आपस में बांट लें। कप्तान ने कहा, मगर दोस्तों, इस खजाने के बारे में किसी दूसरे को खबर नहीं होनी चाहिए। अगर हम में से किसी ने दूसरे शख्स को बता दिया तो याद रखो, हम सब कत्ल कर दिए जाएंगे और दौलत पर बादशाह कब्जा कर लेगा। हम कभी इसका जिक्र किसी से नहीं करेंगे। हमें कसम खानी होगी। हम कसम खाते हैं कि अगर हमने किसी गैर को इस खजाने के बारे में कुछ बताया तो देवता लोग हमारे बच्चों को मौत की नींद सुला दें। कप्तान ने खुश होकर कहा, बस ठीक है, अब मुझे तुम लोगों पर एतबार आ गया है। अब हमें इस खजाने पर घास डालकर इसे छुपा देना चाहिए। आओ पहले ये काम तो कर लें। उन्होंने खजाने के संदूकों के ऊपर घास डालना शुरू कर दी। मारिया ये सारा तमाशा एक तरफ चुपचाप खड़ी देख रही थी। वो बड़ी हैरान थी कि ये लोग किस तरह से आपस में सारे के सारे खजाने को तकसीम भी कर बैठे हैं। बहरहाल वो अब इस तमाशे के अंजाम को देखना चाहती थी। कप्तान या दूसरा सिपाही बाकी सिपाहियों को किस तरह से कत्ल करता है, क्योंकि वो सारे के सारे लालची थे और दौलत ने उनके दिलों में फतूर पैदा कर दिया था। सिपाहियों ने घास के खजाने के संदूकों को अच्छी तरह से डांप दिया। इस काम से फारिग होकर कप्तान ने कहा, चलो अब जहाज़ पर वापस चलते हैं। एक सिपाही ने खतरा जाहिर करते हुए कहा, कप्तान, अगर बादशाह के दूसरे सिपाहियों ने इस घास को यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो फिर क्या होगा? हमारे सारे किए दरे पर पानी फिर जाएगा।
कप्तान ने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आज ही बादशाह से मिलकर उसे कह दूंगा कि जहाज़ पर सिवाय खाने पीने की चीज़ों और गैस के गट्टों के और कुछ नहीं है। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि आज ही रात को ये खजाना यहाँ से निकाल कर जंगल में ले जाया जाए। इसके लिए हमें चोरी चोरी एक कश्ती लाकर जहाज़ की पिछली तरफ खड़ी करनी होगी और सारे संदूक इसमें उतार देने चाहिए। कप्तान दूसरे सिपाहियों के साथ रात के अंधेरे में खजाने को वहाँ से निकालकर जंगल में ले जाने की साजिश कर सिपाहियों के साथ जहाज़ पर से बाहर निकल गया। मारिया देर तक हंसती रही कि ये लालची सिपाही अपनी मौत को आवाज़ दे रहे हैं। पूरा स्टार तहखाना। उधर अंबर अभी तक तहखाने में बंद था। इसे खाने को ना रोटी दी गई थी, ना पीने को पानी दिया गया था। एक रात और एक दिन गुजर गया। सुबह को स्मगलरों का बादशाह खुद अंबर से पूछगछ करने आया। उसका ख्याल था कि अंबर भूख और प्यास से नटाल हो चुका होगा, मगर उसने देखा कि अंबर तहखाने की बंद और ठंडी फिजा में भी ताज़ा दम नजर आ रहा था। स्मगलरों का बादशाह मोशे हैरान सा हुआ कि ये नौजवान किस मिट्टी का बना हुआ है। उसने आते ही अंबर से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? अंबर ने कहा, मैं ये एक नौजवान हकीम हूँ और मुल्क अफ्रीका से सियाहत करता हुआ तुम्हारे जजीरे पर जड़ी बूटियों की तलाश में आया हूँ। तुम झूठ बकते हो। तुम शकुंतला की तलाश में आए हो। बोलो, शकुंतला कहाँ है? अंबर ने कहा, अगर तुम सच ही सुनना चाहते हो तो सुन लो। मैं शकुंतला की तलाश में यहाँ आया हूँ। मुझे मालूम हुआ था कि शकुंतला को तुमने खरीद कर अपने महल में बंद रखा है, इसलिए मैं तुम्हारे महल में नौकर हो गया ताकि मौका मिलते ही तुम्हारे महल से अपनी बहन शकुंतला को लेकर यहाँ से भाग जाऊँ। स्मगलरों के बादशाह ने कहा, क्या तुम इस नियत से जहाज़ भी अपने साथ लाए हो? अब अंबर को महसूस हुआ कि स्मगलरों के बादशाह को सारे हालात का इल्म हो चुका है। उसे ये भी मालूम हो गया कि वो अपने भाई नाग के साथ जहाज़ लेकर वहाँ आया है। इस मौके पर नाग ने कहा, ऐ स्मगलरों के बादशाह, मेरी बात गौर से सुन। हमारा जहाज़ समंदर की खाड़ी में लंगर डाले हुए है। हम इस जहाज़ में सवार होकर अपनी बहन शकुंतला की तलाश में यहाँ आए हैं। हमने कोई जुर्म नहीं किया। जुर्म तुमने किया है, जो किसी की बहन को खरीद कर अपने घर की लूंडी बना लिया है। मोशे ने गरज कर कहा, खामोश। अगर तुमने फिर ऐसी बातें की तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा। नाग को सख्त गुस्सा आ गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख हो गया। करीब था कि वो सांप बनकर उसे हलाक कर दे। अंबर ने उसे मना करते हुए कहा, नाग, सब्र से काम लो, गुस्सा थूक दो। हम यहाँ जंग करने नहीं आए, हम यहाँ अपनी बहन की तलाश में आए हैं। हम किसी से लड़ाई करना नहीं चाहते। हम सुलह से काम लेकर अपनी बहन को सलामती के साथ यहाँ से ले जाना चाहते हैं। स्मगलरों के बादशाह ने ऊंची आवाज़ में कहा, तुम कौन होते हो मुझसे लड़ाई मोल लेने वाले? तुम और तुम्हारी हैसियत ही क्या है भला? ये तो तुम अपने खुदा का शुक्र अदा करो कि मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा, वरना मैं तुम्हें अभी हलाक करवा सकता था। नाग ने कहा, मोशे, इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो कि तुम ऐसा कर सकते हो। तुम अगर दूसरी बार पैदा होकर इस दुनिया में आ जाओ तो भी तुम हमारा बाल तक बाका नहीं कर सकते। बकवास बंद करो। स्मगलरों के बादशाह ने चीख कर कहा, सच सच बता दो कि शकुंतला कहाँ है। अगर तुमने झूठ बोलकर उसे छुपाने की कोशिश की तो याद रखो, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें जल्दी आग में डालकर तुम्हारी चर्बी तक पिघला दूंगा। अब अंबर और नाग पर हकीकत भी खुली कि शकुंतला स्मगलरों के बादशाह के पास भी नहीं है। पहले तो अंबर को शबा हुआ था कि शायद वो झूठ बोल रहा है। फिर उसने सोचा कि मोशे को झूठ बोलने की भला क्या ज़रूरत है? अगर शकुंतला उसके पास होती तो इसे छुपाने की क्या ज़रूरत थी? इसने कांत से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो कि शकुंतला तुम्हारे पास नहीं है? मोशे ने एक ज़ोरदार तमाचा अंबर के मुंह पर मारते हुए कहा, बकवास करते हो। एक तो तुमने शकुंतला को अगवा किया और यहाँ से भागने की तैयारियां कर रहे थे, और फिर ऊपर से बोले बाले बनते हो जैसे कुछ पता ही ना हो। अंबर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। यही हाल नाग का हुआ था। वो दोनों इस पर हमला करने को बिल्कुल तैयार थे कि अंबर ने एकदम ठंडा होकर नाग से कहा, नाग, हमें हौसले से काम लेना है। ये शख्स हो सकता है हमसे फ़रेब कर रहा हो, हमसे झूठ बोलकर अपना उलू सीधा करना चाहता है। इसलिए जब तक हमें शकुंतला का इल्म नहीं हो जाता वो कहाँ है, हम इस वक्त तक खामोश रहेंगे। स्मगलरों के बादशाह ने एक और तमाचा अंबर के मुंह पर मारते हुए कहा, मैं तुम दोनों की खाल खिंचवा दूंगा। अगर कल तक तुमने ये ना बताया कि शकुंतला कहाँ है, मैं तुम्हें जिंदा आग में फेंकवा दूंगा। इतना कहकर स्मगलरों का बादशाह बाहर निकल गया। तय खाने का इकलौता दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अंबर और नाग एक बार अंदर फिर अकेले रह गए। अंबर ने नाग से कहा, नाग भाई, मेरा तो ख्याल है ये शख्स मोशे झूठ नहीं बोल रहा। इसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? अगर शकुंतला इसके पास होती तो इसे हम पर तशद्दुद कर हमसे राज दिलवाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी भला? ये ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता था कि शकुंतला को यहाँ से भगाने के जुर्म में हमें फांसी पर चढ़ा देता।
फिर ये हमसे पूछगछ क्यों कर रहा है? इसकी वजह सिवाय इसकी और क्या हो सकती है कि शकुंतला सचमुच इसके हाथ से निकल चुकी है। नाग भी सोच में पड़ गया। बात तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन शकुंतला कहाँ चले गई? अंबर बोला, मेरा तो ख्याल है कि वो इतनी अक्लमंदी से इस शख्स के महल से फरार हो गई है। उसे ये नहीं मालूम कि वो जजीरे में किस जगह पर छुपी हुई है, लेकिन सच ये है कि वो इस शख्स के महल में नहीं है। नाग ने कहा, फिर वो ज़रूर किसी जगह जंगल में छुपी होगी। तुम्हारा ख्याल ठीक मालूम होता है, वो ज़रूर जंगल में किसी जगह छुपी होगी। इसे जंगल का बड़ा तजर्बा है, वो इस किस्म के कई जंगलों में से गुजर चुकी है और रातें बसर कर चुकी है। नाग ने कहा कि अगर ये सच है तो फिर वो जंगल में ज़रूर किसी खोह या गाड़ में छुपी होगी। इस तरह हो सकता है भूख और प्यास से नडाल होकर दम तोड़ देगी। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र करने की यह बात नहीं है, इसलिए कि इस जजीरे के जंगल फलदार दरख्तों से बड़े हुए हैं। यहाँ कदम कदम पर जंगल में आम और जंगली बेरों के दरख्त फलों से लदे हुए हैं और पहाड़ी चश्मे भी बहते हैं। शकुंतला अपना बचाव कर सकती है, वो भूखी और प्यासी नहीं मर सकती। सवाल सिर्फ ये बाकी रह गया कि हम इसे कहाँ से तलाश करें। नाग ने कहा, अब तो एक और मुसीबत पड़ गई है। स्मगलरों के बादशाह ने हमारे जहाज़ पर भी कब्जा कर लिया है। मारिया भी मुसीबत में गिरफ्तार हो गई है। अंबर ने कहा, मारिया अपना बचाव कर सकती है, वो तो किसी को दिखाई ही नहीं देगी। इसे गिरफ्तार कौन करेगा? बल्कि मुझे तो डर है कि कहीं उसने एक एक करके सिपाहियों को मारने का सिलसिला न शुरू कर दिया हो। असल सवाल यह है कि शकुंतला अगर मिल भी गई तो यहाँ से फरार किस पर हो? अपना जहाज़ भी अपने पास नहीं रहा। नाग ने कहा, पहले शकुंतला मिल तो जाए, इसके बाद खुदा कोई ना कोई वहाँ से भागने का सबब भी बना देगा। अंबर खामोशी से कुछ सोचने लगा, फिर बोला, मेरा तो ख्याल है इस तहखाने से फरार होकर जंगल में जाकर शकुंतला को तलाश किया जाए तो बेहतर होगा। क्यों ना यहाँ बैठे रहने से कहीं बेहतर है कि जंगल में घूम फिर कर शकुंतला को ढूंढा जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? नाग ने कहा, बड़ा अच्छा ख्याल है, यहाँ बैठे रहना तो अब बिल्कुल बेकार है, हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। अंबर ने कहा, तो फिर अभी से कोशिश कर देनी चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश शुरू करता हूँ। तहखाने के बाहर दरवाजे पर हर वक्त ताला लगा रहता था, बाहर कोई पहरेदार भी नहीं था। नाग ने दरवाजे पर हाथ मारकर सिपाही को आवाज़ें देना शुरू कर दी, मगर वहाँ किसी ने उनकी आवाज़ न सुनी। सिपाही वहाँ से काफ़ी फासले पर था। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है हमें इंतज़ार करना चाहिए, हो सकता है शाम से पहले कोई सिपाही हमारे पास आए। नाग बोला, क्यों आएगा भला? खाना पानी तो ये लोग हमें देने से रहे। हो सकता है स्मगलरों का बादशाह हमसे पूछताछ करने के लिए एक बार फिर आए। चलो अच्छा है, हम इंतज़ार करते हैं। उधर नाग और अंबर किसी सिपाही के आने का इंतज़ार कर रहे थे। उधर मारिया जहाज़ में अकेली बैठी थी। जहाज़ किनारे के साथ लग चुका था। बाहर किनारे पर जहाज़ की रखवाली वही सिपाही कर रहे थे जिन्होंने कप्तान के साथ मिलकर खजाने को छुड़ाने का फैसला कर रखा था। कप्तान ने जंगल में जाकर एक जगह चुन ली थी जहां रात के अंधेरे में खजाने को जहाज़ पर से निकालकर दफन किया जाना था। यह जगह जंगल में एक चट्टान की ऊंट में ज़मीन खोदकर बनाई गई थी। कप्तान ने अपने सिपाहियों को जहाज़ पर बुलाया और कहा, सुनो, आज रात जब आधी से ज़्यादा गुजर जाए, सब लोग सो जाएं, तो मैं कश्ती लेकर जहाज़ के पीछे आऊँगा। तुम लोग जहाज़ में से सारे संदूक निकाल कर इसे कश्ती में रख देना। फिर हम इस कश्ती को जजीरे के इस तरफ ले जाएंगे जहाँ जंगल में हमने खजाना दफन करने के लिए ज़मीन खोद रखी है। ठीक है ना? सिपाहियों ने कहा, बिल्कुल ठीक है जनाब, हम पूरी तरह से रात को तैयार रहेंगे, आप बेफिक्र होकर कश्ती ले आए। मारिया सीढ़ियों के दरवाजे में खड़ी इनकी सारी बातें सुन रही थी। वो दिल ही दिल में इनकी बातों पर हंस रही थी कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। वो खुद अपने भाई अंबर और नाग के बारे में सोच रही थी। शकुंतला अब उसे भूल गई थी, इसे तो अपने भाइयों की फिक्र पड़ गई थी। अगरचे उसे यकीन था कि वो लोग जिंदा होंगे। स्मगलरों के बादशाह के सिपाही उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मगर फिर भी वो उनके लिए परेशान थी। उनसे मिलकर जजीरे से निकल जाना चाहती थी। जहाज़ पर वो अकेली बेबस थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ नाग और अंबर तहखाने में बैठे किसी सिपाही के आने का इंतज़ार कर रहे थे, मगर वहाँ कोई नहीं आ रहा था। अंबर ने नाग से कहा, भाई, ये जो हमारे जहाज़ पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है, इसे दोबारा कैसे हासिल किया जाए? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जहाज़ के अंदर जो बहरी डाकुओं का खजाना है वो इन बदमाशों के पास नहीं जाना चाहिए। इस खजाने पर इन लोगों का कोई हक नहीं है। नाग बोला, ख्याल तो तुम्हारा ठीक है अंबर भाई, लेकिन जब उन्होंने जहाज़ पर कब्जा किया तो जाहिर है वो खजाना भी जहाज़ में से निकाल कर ले जाएंगे। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है कि अभी इन लोगों को खजाने का इल्म नहीं हुआ, क्योंकि खजाना अगर इनके हाथ लग गया होता तो स्मगलरों का बादशाह अपनी गुफ्तगू में खजाने का जिक्र ज़रूर करता। हमने ये खजाना कहाँ से हासिल किया है? उसने तो सिर्फ शकुंतला और जहाज़ का जिक्र किया था, खजाने की तो बात भी नहीं की थी।
जिसका मतलब यही है कि इसे खजाना नहीं मिला। नाग बोला, मेरा ख्याल है कि अगर ऐसी बात है तो मारिया खजाने की हिफाजत कर रही होगी। उसने इन सिपाहियों को ज़रूर हलाक कर दिया होगा जो खजाने के कैबिन में आने की कोशिश कर रहे होंगे। अंबर ने कहा, अगर ऐसी बात होती तो यहाँ सिपाहियों में शोर मच गया होता कि जहाज़ पर कोई गैबी रूह है जो सिपाहियों को जहाज़ पर हलाक कर रही है। फिर मोशे भी हमसे ज़रूर पूछता कि हमारे जहाज़ पर कोई जिन भूत तो नहीं रहता। इसने हमसे ऐसी कोई बात भी नहीं की। नाग ने कहा, बहरहाल ये बात ज़ाहिर है कि इन लोगों को जहाज़ का खजाना हाथ नहीं लगा, और अगर खजाना हाथ नहीं लगा तो मारिया ज़रूर इसकी हिफाजत कर रही है। इसने किसी न किसी तरह से इस कैबिन का दरवाज़ा बंद कर दिया है जिसमें खजाना है, और यहाँ खजाने को कुछ इस तरह से छुपा दिया है कि वो किसी को नज़र नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है मारिया ने ऐसा ही किया होगा। वो अभी ये बातें कर रहे थे कि इन्हें बाहर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। नाग ने खामोशी से अंबर की तरफ देखा। दोनों समझ गए कि कोई आ रहा है। दोनों खामोश हो गए और आने वाले की राह देखने लगे। आने वाला एक सिपाही था। उसने दरवाज़ा खोले बगैर ही बाहर से आवाज़ दी कि अंदर वाले जिंदा हैं। नाग ने आवाज़ में दर्द पैदा करके कहा, मेरा साथी मर चुका है, मैं मर रहा हूँ, खुदा के लिए थोड़ा सा पानी ला दो। सिपाही ने बाहर से आवाज़ दी, हम तुम्हारे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं, जब तुम भी मर जाओगे तो फिर आऊँगा। ये कहकर सिपाही चला गया। अब इन्हें अफसोस होने लगा कि उन्होंने आवाज़ क्यों दी। अगर नाग चुप रहता तो सिपाही ये समझ कर कि वो दोनों मर गए हैं अंदर आ जाता, फिर इस पर काबू पा लिया जाता और वो दोनों बाहर फरार हो जाते। अंबर और नाग अब किसी दूसरे सिपाही का इंतज़ार कर रहे थे। रात गुजर गई, फिर आधी रात हो गई और वहाँ कोई सिपाही ना आया। नाग ने अंबर से कहा, सनाबो की लाश से मदद ली जाए। अमर ने कहा कि सनाबो की लाश को वो अब छोटी छोटी बातों के लिए परेशान नहीं करना चाहता। इसके पास खुद इतनी ताकत है, वो इसकी वजह से हर मुसीबत से निजात हासिल कर सकता है। ये सोचकर वो अब सनाबो की लाश को बुलाना नहीं चाहता। हाँ, कोई बहुत बड़ी आफत आ जाए, कोई बहुत बड़ी फौज उन पर हमला कर दे तो वो फिर मदद के लिए उसे पुकार सकता है। नाग ने कहा, तो फिर सवाए इसके और कोई चारा नहीं कि हम किसी ऐसे सिपाही का इंतज़ार करें जो दरवाज़ा खोलकर अंदर आए और हम इस पर कब्जा कर यहाँ से भाग जाएं। अंबर ने कहा कि ऐसा ही करना चाहिए। हमें क्या नुकसान होगा, हमारा क्या बिगड़ सकता है। ना हम भूख से निटाल हो सकते हैं, ना पानी के बगैर मार सकते हैं। हम इंतज़ार कर सकते हैं, हमें इंतज़ार करना चाहिए। और वो दोनों इंतज़ार करने लगे। रात आधी से ज़्यादा गुजर गई। जजीरे पर हर तरफ अंधेरा छा गया। आसमान पर सितारे जगमगाने लगे। उनकी फीकी फीकी रोशनी में जहाज़ के इर्द गिर्द की समंदर की लहरें साफ दिखाई दे रही थीं। सिपाही जहाज़ के बाहर किनारे पर पहरा दे रहे थे। 6 सिपाही किनारे के एक तरफ थे, 4 सिपाही दूसरी तरफ पहरा दे रहे थे। असल में उनकी आंखें समंदर के इस हिस्से पर लगी थी जहाँ से कप्तान खजाना उड़ाने के लिए कश्ती लेकर आता था। इस वक्त कप्तान खजाने के एक जंगल में था और इस गड्ढे को देख रहा था जहाँ उसने खजाने को दफन करना था। इस कप्तान ने भी सख्त मकारी से काम लिया था। जिस जगह खजाना दफन करना था, इस जगह पर एक और बहुत बड़ा खुफिया गड्ढा खोद रखा था। इसकी साजिश ये थी कि जब खजाना यहाँ आ जाए तो वो बाकी के सारे सिपाहियों को बारी बारी हला कर इनकी लाशों को इस गड्ढे में दफन कर दे और खुद अकेला ही खजाने का मालिक बन बैठे। ये शख्स कुछ सोच रहा था और कुदरत कुछ और सोच रही थी। कप्तान ने दोनों गड्ढों के ऊपर जालियाँ काट कर डाल दी ताकि लोगों की नज़र से छुप जाए। एक कश्ती समंदर के किनारे खड़ी पानी की लहरों पर डोल रही थी। वो एक पत्थर के साथ रस्सी से बंधी हुई थी। कप्तान ने रस्सी खोलकर कश्ती में रखी और इसमें सवार होकर बड़े आराम से चप्पू चलाना जहाज़ की तरफ बढ़ने लगा। जहाज़ पर सिर्फ मारिया थी जो अर्शे की एक जानिब लेटी हुई थी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसकी आंख लग गई। कश्ती किनारे के सामने से होकर गुजरी तो सिपाहियों ने इशारा पाते ही समंदर में छलांगे लगा दी। वो सारे के सारे एक एक कर बड़ी खामोशी से कश्ती में सवार हो गए। कप्तान कश्ती को धकेलता हुआ जहाज़ के पिछले हिस्से की तरफ ले आया। उन्होंने कश्ती को कवर से मदद से जहाज़ के लंगर के साथ बांध दिया था। फिर वो एक एक कर खामोशी के साथ जहाज़ पर सवार हो गए। कप्तान ने उन्हें खास तौर पर हदायत कर रखी थी कि उन्हें इतनी खामोशी से दबे पाँव जहाज़ पर जाना है कि किसी को उनके कदमों की आवाज़ तक ना आए। और ऐसा ही हुआ था। सिपाही इतने आराम से दबे दबे पाँव चलते हुए अर्शे पर से जहाज़ के नीचे खजाने वाले कैबिन में उतरे कि अर्शे पर सोई हुई मारिया को भी कानों कान खबर ना हुई। वो इसी तरह से बेसुध होकर सोई रही। सिपाही एक एक संदूक को कैबिन में से उठाकर लाए। उन्होंने बड़े सुकून के साथ सारे के सारे हीरे जवाहरात के संदूक पर जहाज़ पर से उतारकर कश्ती में रख लिए। फिर वो सारे सिपाही लंगर की मदद से वापस कश्ती में सवार हुए। ये सारा काम इतनी खामोशी से हुआ कि मारिया अर्शे पर आराम से बेसुध होकर सोई रही और सारे का सारा खजाना जहाज़ पर से निकलकर कश्ती में आ गया। सिपाहियों ने चप्पू संभाले और कप्तान की मदद से हौले हौले कश्ती को जजीरे के जंगल वाले किनारे की तरफ ले आए।
अब उधर ये सिपाही कप्तान के साथ मिलकर खजाने को लेकर जंगल वाले किनारे की तरफ जा रहे थे। उधर अंबर और नाग तय खाने में बैठे एक सिपाही के कदमों की आवाज़ सुन रहे थे जो तय खाने की तरफ बढ़ रहे थे। तय खाने के दरवाजे के करीब आकर सिपाही के कदम रुक गए। बाहर से सिपाही ने आवाज़ दी, अंदर कोई है? इसका मतलब ये मालूम करवाना था कि अंदर कोई जिंदा है या नहीं। नाग और अंबर खामोश रहे। उन्होंने जानबूझकर कोई आवाज़ न दी। सिपाही बाहर से एक बार उसने फिर पूछा, अंदर कोई है? अंबर और नाग ने कोई जवाब न दिया। अब सिपाही को यकीन हो गया कि वो दोनों भूख और प्यास ने डाल होकर मर चुके हैं। समग्रों के बादशाह ने उसे यही मालूम करने के लिए भेजा था कि अंबर और नाग मर गए तो उनकी लाशें लाकर जला दी जाए, क्योंकि समग्रों के बादशाह को यकीन था कि वो दोनों नहीं जानते शकुंतला कहाँ है। अंबर और नाग दम साधे चुपके बैठे रहे। नाग दरवाजे की एक तरफ छुप गया और अंबर दूसरी तरफ ओट में होकर दीवार के साथ लग कर खड़ा हो गया। सिपाही इस यकीन के बाद कि दोनों मर गए हैं दरवाजे का ताला खोलने लगा। ताला खुल गया। सिपाही अंदर आ गया। वो अंदर अंबर और नाग की लाशें ज़मीन पर पड़ी हुई देखना चाहता था। वहाँ किसी की लाश नहीं थी। वो बड़ा हैरान हुआ। उसका माथा ठनका कि शायद इसके साथ धोखा हुआ है। वो वापस भागने वाला था कि नाग ने लपक कर सिपाही की गर्दन दबोच ली। अंबर ने उसके साथ मिलकर सिपाही को नीचे गिरा लिया और एक पल के अंदर अंदर उसका गला घूंट कर हलाक कर दिया। नाग ने अंबर से कहा, भाई अंबर, तुम इसके कपड़े खुद पहन लो। मैं तो वक्त आने पर नाग गायब हो सकता हूँ। तुम्हें सिपाही की वर्दी में देखकर सभी यही ख्याल करेंगे कि तुम यहाँ के सिपाही हो। ठीक ख्याल है। अंबर ने उसी वक्त मरे हुए सिपाही की वर्दी पहन ली। वर्दी पहनकर उन्होंने सिपाही की लाश को कोने में एक तरफ फेंका और तय खाने के दरवाजे से बाहर निकल आए। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है कि नाग कि तुम सांप बनकर मेरे साथ चलो। मुझे देखकर तो किसी को शक नहीं होगा, मगर तुमको देखकर ये हर शख्स हमें पकड़ने की कोशिश करेगा। सारे महल में शोर मच जाएगा। अच्छा भाई, ऐसा ही करता हूँ। नाग इसी वक्त एक गहरी फनकार मारकर सांप के रूप में आ गया। सांप बनकर वो अंबर के साथ साथ दीवार पर रेंग कर चलने लगा। अंबर तय खाने की राहदारी से निकलकर सीढ़ियों के दरवाजे पर आ गया। उसने अंधेरे में दीवार की ओट में खड़े होकर देखा कि ऊपर जाने वाली सीढ़ियों का दरवाज़ा बंद था और सामने एक हटा कटा सिपाही पहरा दे रहा था। अंबर ने नाग से कहा, नाग, अगर मैंने इस आदमी पर काबू पाने की कोशिश की तो ये शोर मचा देगा और सारे महल के सिपाही यहाँ जमा हो जाएंगे। वो मुझे मार तो ना सकेंगे, लेकिन मिलकर मुझे गिरफ्तार ज़रूर कर लेंगे। इसलिए बेहतर है कि तुम आगे बढ़ो और इस सिपाही का इस तरह से काम तमाम कर दो कि इसकी चीख ना निकलने पाए। सांप ने यह सुनकर सर हिलाया, क्योंकि नाग सांप बनकर किसी भी आदमी से बातें नहीं कर सकता था। इसकी बोली इस वक्त सिवाय सांप के और कोई नहीं समझ सकता था। नाग ने सर हिलाया। अंधेरे में दीवार पर रेंग कर वहाँ पहुँच गया जहाँ मोटा सिपाही पहरा दे रहा था। सांप सिपाही के पीछे वाली दीवार पर आ गया। मोटा सिपाही चलते चलते एक पल के लिए रुककर दीवार के साथ लग गया। सांप उसी वक्त का इंतजार कर रहा था। सांप ने अपनी गर्दन उठाकर फन पूरा फैला लिया और बड़े सुकून के साथ दीवार पर से छलांग लगाकर मोटे सिपाही की गर्दन में इस तरह से बल डाल दिया कि वो बोल तक ना सका। सांप ने उसकी गर्दन पर डस दिया। सिपाही की रगें जहर के असर से खुश्क हो गईं। उसने चीख मारी, मगर वह उसके हलक से बाहर ना निकल सकी। जहर ने उसके जिस्म पर असर कर दिया। सिपाही की टांगें कपकपाने लगी और वो लड़खड़ा कर गिर गया। गिरते ही उसने दम तोड़ दिया। अंबर उसी के इंतजार में था। वो आगे बढ़ा। उसने सिपाही की कमर से चाबियां खोलकर दरवाजे का ताला खोला और नाग के साथ सीढ़ियां चढ़ता ऊपर आ गया। यहाँ से महल का एक हिस्सा शुरू होता था। यहाँ बाहर बरामदा था, जिसके साथ साथ सिपाहियों और पहरेदारों के कमरे अलग थे। अंबर ने सांप के करीब मुंह ले जाकर कहा, नाग, मैं किसी न किसी तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ रहना। हो सकता है मैं तुम्हारी नज़रों से ओझल हो जाऊँ, मगर तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ना। तुम अंधेरे में भी देख सकते हो, इसीलिए मेरे पीछे पीछे रहना। अंबर चूँकि सिपाही की वर्दी में था, इसीलिए इसे ज़्यादा परवाह नहीं थी। मोटे सिपाही के पास वो इसीलिए नहीं गया था कि उससे चाबियाँ लेने के लिए बात करनी पड़ती। वो ज़रूर पहचान लेता कि ये शख्स झूठा सिपाही या असल सिपाही नहीं है। वो बरामदे में दीवारों और मस्तूनों के साथ साथ होकर आगे बढ़ रहा था। मुसीबत यह थी कि उसे यह भी मालूम नहीं था कि महल से बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। वो बस अंदाजे के मुताबिक ही चला जा रहा था। इसे सामने से एक सिपाही आता दिखाई दिया। अंबर रुक गया। फिर इसने सोचा कि इस तरह से रुक जाने से तो खामखा से शक होगा, इसे तो चलते रहना चाहिए। वो आगे बढ़ गया। सामने वाला सिपाही वहाँ रात की गश्त पर था। अंबर के करीब गुजरते हुए सिपाही ने मुस्कुराकर उससे कहा, क्यों भाई, इस वक्त किस मार में फिर रहे हो? तुम्हारी तो रात को पहरा देने की ड्यूटी नहीं है। अंबर ने जानबूझकर कोई जवाब न दिया। सिपाही ने फिर कहा, भाई तुम बोलते क्यों नहीं? अंबर ने कहा, भाई मेरे दांत में सख्त दर्द है। अब सिपाही ने अंबर को गौर से देखा। इसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुम्हें पहले इस महल में कभी नहीं देखा। तुम कहाँ से आए हो? इस महल में तो कभी किसी नए सिपाही को भर्ती नहीं किया जाता।
अंबर घबरा गया और बोला, बात यह है कि मैं कुछ अर्से बाहर रहा हूँ और सिपाही ने झट कहा, तुम झूठ बोलते हो, तुमने किसी सिपाही की वर्दी पहन रखी है। अब मामला हाथ से निकला जा रहा था, भेद खुल गया था। खतरा था कि सिपाही शोर मचाकर अंबर को गिरफ्तार न करवा दे। अगर इसने शोर मचा दिया तो सारे का सारा महल जाग उठेगा, हर तरफ रोशनी हो जाएगी, सारे सिपाही घेरा डालेंगे और फिर अंबर तो क्या, फिर बल्कि नाग का भी वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। लोग उसे सांप समझकर कुचल कर रख देंगे। अगर वो आदमी बन गया तो इसे जंजीरों में चकर देंगे। अंबर ने आँव देखा ना ताऊ लपक कर सिपाही की गर्दन दबोच ली ताकि वो आवाज़ ना निकाल सके। सिपाही ने भी अंबर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। सिपाही किसी तरह से अपनी गर्दन आज़ाद करवाकर शोर मचाना चाहता था। अंबर उसकी गर्दन नहीं छोड़ा था। नाग ने जब देखा कि पीछे पीछे अंबर नहीं है तो वो वापस पलटा। बरामदे में आकर क्या देखता है कि अंबर सिपाही से गुत्थम गुत्था हो रहा है। नाग ने वहीं से छलांग लगाई और सिपाही के पास पहुंच गया। उसने आगे बढ़कर सिपाही की गर्दन पर डस दिया। सांप के डसने से सिपाही के खून में जहर फैल गया और इसकी गिरफ्त ढीली होना शुरू हो गई। गर्दन की रगें बंद हो गई। अंबर ने भी सांप को हमला करते देख लिया था। वो इसी इंतजार में था कि सांप उस पर हमला करे। सिपाही मुर्दा होकर गिर पड़ा। अंबर ने नाग से कहा, यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करो, यहाँ रात को कदम कदम पर सिपाही पहरा दे रहे हैं।